हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। सब बढ़िया ही होंगे। लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं। जैसे कि हमने हमारे शेड्यूल में था कि आज हमें लेक्चर 2 रिकॉर्ड करना है। पिछला हमने लेक्चर 1 रिकॉर्ड किया था, उसका भी हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और हम फिर लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि पहले हमने क्या क्या पढ़ा था और थोड़ा सा हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 5 या 10 मिनट का, 5 मिनट का होगा मैक्सिमम। बस हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, फिर हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से डील करेंगे हम लोग। चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने कुछ हिस्ट्री देखी थी, वर्ल्ड हिस्ट्री थी। कुछ बेबीलोनिया इजिप्ट में 4000 BC में स्टार्ट हुआ था। इसके एक चाइनीज में हमारे ये 2000 BC में इसको स्टार्ट किया गया था। एक मिस्टर लुका पेसिलियो थे, इन्होंने 1494 में एक बुक लॉन्च की थी, उसमें कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन थे। फिर इंडियन माइथोलॉजी में हमारे जो गॉड माने जाते हैं अकाउंटिंग के, वो चित्रगुप्त माने जाते हैं। ये हमने पहले ही देखा था। इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में थे वो चाणक्य, उन्होंने जो उनको इकोनॉमिक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताए थे। उसको हमने कुछ अकाउंटिंग में भी अप्लाई किए हुए हैं, तो वो भी हमारे एक हिस्टोरिकल पार्ट में आता है। फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट, एक हमारी अकाउंटिंग बॉडी होती है। हर कंट्रीज में एक अकाउंटिंग बॉडी होती है जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड गाइडलाइन को प्रेजेंट करती है, रिसर्च करती रहती है कि हमारे अकाउंटिंग में क्या चेंजेस आना चाहिए, क्या इंडस्ट्री में फ्लॉज आ रहे हैं, किस चीज से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो हमने भी देखा था। तो इंडिया में इसकी अकाउंटिंग बॉडी है जो रेगुलेट करती है और रिव्यू भी करती है हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, फाइनेंशियल डेटा को फाइनेंशियल एनालाइज भी करती रहती है कि हमें कहाँ इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ रही है, कैसे डील करने में, कैसे प्रेजेंटेशन करने में। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, 3 चीजें हमारी बहुत पिलर होती थी, जिसमें लास्ट प्रेजेंटेशन वाला मेथड था। तो प्रेजेंटेशन कौन डिसाइड करता है कि कैसा प्रेजेंटेशन किसका कैसे होगा, वो हमारा इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है, दैट इज द ICI। फिर हमने कुछ टाइप ऑफ एंटिटी पढ़ी थी। एंटिटी मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस व्यक्ति कौन सा फॉर्म में बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको हम लोग एंटिटी बोलते थे। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द एंटिटीज विच स्टार्ट द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ लाइक दैट। जैसे कि हम देख ही रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, OPC, HUF, पार्टनरशिप की तो पूरी अकाउंटिंग हमारी 12th में है। कंपनी भी 12th में है, NPO NGO भी 12th में है। सोल प्रॉपर्टीज हमारी क्लास 11th में है, जो हम पढ़ेंगे। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, कुछ हमने इवेंट्स पढ़े थे। इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इवेंट, बिजनेस तो इवेंट और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही हम लोगों ने ये देखा था कि यही हम आगे चीजें पढ़ने वाले हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी ट्रांजैक्शन करती है और जो मेजरेबल होती है इन द मॉनेटरी फॉर्म, वही हमें रिकॉर्ड करना होता है, उसी को हम इवेंट बोलते हैं। वो भी इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस कंसर्न होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे, हम उसकी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। हमने देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इवेंट पढ़े थे। एक इंटरनल इवेंट पढ़ा था और एक एक्सटर्नल इवेंट पढ़ा था। एक्सटर्नल इवेंट का मतलब क्या था, ऐसे ट्रांजैक्शन जो हम अदर आउटसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर से हम डील करते हैं, उनको हम एक्सटर्नल इवेंट बोलते हैं। इंटरनल इवेंट हम उनको बोलते हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम कोई भी ऐसे बिजनेस मॉनिटरी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो हम लोग इंटरनल इवेंट बोलते हैं। इंटरनल इवेंट में हमने क्या क्या देखा था, जैसे एग्जाम्पल 1 ब्रांच टू अनदर ब्रांच, पेमेंट टू सैलरी, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, दीज आर द टाइप ऑफ द इंटरनल ट्रांजेक्शन। फिर हमने IMRC पढ़ा था, जो हमारी एक स्टेप और स्ट्रक्चर भी बताता है किसी चीज को रिकॉर्ड करने का। इसी बेसिस पर हमारे आगे वाले बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं है। जैसे कि मैंने अपने बच्चे की स्कूल की फीस दी, तो क्या वो हमारे बिजनेस कंसर्न का इकोनॉमिक इवेंट है? इकोनॉमिक इवेंट है, बिल्कुल है। मेजरेबल है, बिल्कुल है। लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है क्या वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक इवेंट है? नहीं है, तो हम इसको बिजनेस के कंसर्न में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। और मेजरमेंट है, वो हमने रुपीज में कन्वर्ट किया, दैट इज द मेजरमेंट। फिर हमने रिकॉर्ड करना है कि हमें सिर्फ वही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना था जो हमारे बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड है। फिर हमने कम्युनिकेशन देखा था कि अगर हम उसको टाइम पर कम्युनिकेट नहीं करेंगे टू द मैनेजमेंट, तो वो अपने डिसीजन मेकिंग को नहीं कर पाएंगे और उसके एक्सटर्नल यूजर उसको यूज नहीं कर पाएंगे। दैट इज द कम्युनिकेशन। फिर हमने डेटा और इन्फॉर्मेशन पढ़ा था कि अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर सही रेलेवेंसी के साथ नहीं जाएगी हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, मैनेजमेंट के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, तो वो उस बेसिस पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जो भी अकाउंटिंग की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन की जाती है, ना कि डेटा बेसिस पर। डेटा तो हमारे पास रॉ होता है, जैसे हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन हमेशा एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर का ही होगा।
ठीक है ना, जो प्रेजेंट करता है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा था ये हमारे कहाँ कहाँ काम आएंगे, ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन भी पढ़े थे, जिसको हम लोगों ने रिलायबिलिटी देखा था कि वो रिलायबल होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि वो किसी से बायस हो इन्फॉर्मेशन, वो हम नहीं देख सकते। जैसे अभी एक न्यूज आ रही है कि किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, ही हैज बीन डाइड, बट हम नहीं कह सकते कि वो डाइड हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि कोई रेलिवेंसी इन्फॉर्मेशन की नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है। एक होता है रेलिवेंसी, रेलिवेंस मतलब कि सही टाइम पर वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए, अगर वो सही टाइम पर नहीं मिल रही है तो हम उससे कंफर्म तरीके से हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते और उसके बेसिस पर हम डिसीजन फ्यूचर के लिए नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिर द अंडरस्टैंडेबिलिटी, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो हमारे को हमें समझने लायक हो। अगर हम उस इंफॉर्मेशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो हमें क्या मतलब होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग के लिए हमारे पास जो आई है, मिली है हमें, वो हमेशा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है, वो बैड मैनर में ना हो। बैड मैनर मीन्स ऐसे इनकोडेड फॉर्म में हो जो हम उसको रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ही लैंग्वेज में जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे सपोज मैंने चाइना से मटेरियल इंपोर्ट किया, जैसे आपने देखा भी होगा कि हम लोग जब लैपटॉप वगैरह लेते हैं तो उसके बॉक्स पर चाइनीज लैंग्वेज लिखी होती है, हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, तो हम उसकी रेट ही नहीं पहचान पाएंगे, हम उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट इंक्लूडेड है वो हम नहीं पहचान पाएंगे, हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग। दैट इज द अंडरस्टैंडेबिलिटी। फिर टाइमलीनेस है कि समय पर मिलना चाहिए, फेथफुल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ऐसे नहीं कि अनफेथ हो, जैसे कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट कैसे करता है हम उस पर जल्दी ही फेथ कर लेते हैं। कंपेरेबल होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मोदी जी का कंपेयर किसी अनदर पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं तो वो एक कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में। तो हम ऐसी इन्फॉर्मेशन की भी कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सचिन तेंदुलकर का कंपेरिजन लियोनार्डो से करने लगे, ठीक है ना, या मैसी से करने लगे, तो ये दोनों कंपेरेबल नहीं, दोनों की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास लेकिन वह सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। फिर हमने देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में मैनेजमेंट था, एम्प्लॉय था, डायरेक्टर्स थे, ठीक है, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, लैंडर्स, ट्रेड यूनियन एंड कस्टमर, ठीक है। अब आज जो हमें लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज द लेक्चर नंबर 2। थोड़ा सा पार्ट हमारा है वो हम आज इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं। पहले तो हमें ब्रांच देखनी है। देखिए जैसे मैथ सेक्शन में, साइंस सेक्शन में आपने देखा होगा जैसे साइंस वाले बच्चे होते हैं वो आगे चल के डॉक्टर्स या पीईटी या IEEE नीट का एग्जाम देते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या हर डॉक्टर एक ही डॉक्टर होता है क्या? नहीं, हर डॉक्टर की एक एक ब्रांच होती है, एक स्ट्रीम होती है। जैसे कि कोई ऑर्थोडिक्स होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई ENT स्पेशलिस्ट होता है, कई तरह के डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरोसर्जन होता है। तो ऐसे ही जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर में भी क्या होता है, इंजीनियरिंग लाइन्स में भी आपने सुना होगा कई सिविल इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, AI इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है ना, IT वाले इंजीनियर्स होते हैं। तो दे आर द ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग। जस्ट लाइक दैट हमारी भी कॉमर्स में, अकाउंटिंग में भी कई तरह की लाइन होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो एक ही हम सिर्फ अकाउंटिंग ही कर रहे हैं। नो, देयर आर द मेनी ब्रांचेस। यहाँ पर हमने 3-4 ब्रांच लिए हैं, वो हम लोग उसको समझते हैं। जैसे आप देखेंगे ये हमारी ब्रांचेस है। पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, जो हम अकाउंट्स बनाना सीखते हैं हम लोग 11th में, BCom करने के बाद, MCom करने के बाद, वो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेजर पार्ट सीखते हैं, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग सीखते हैं, हम कैसे हम अकाउंट्स बना रहे हैं, हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और हम अपने स्टेक होल्डर, यानी स्टेक होल्डर कौन है वहां पर, यूजर्स, जो हमने अभी पीछे पढ़े थे हमने यूजर्स, दैट आर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर। तो हम स्टेक होल्डर का मतलब वही है हमारे मैनेजमेंट, डायरेक्टर, कस्टमर, ठीक है ना, वो सारे हमारे सप्लायर्स, वो हमारे कौन होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब भी यही होता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच है, जिसमें हमारी जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वो हम लोग CA बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो पूरा एक उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपरेशन के लिए उनको एक्सपर्ट माना जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम देख रहे हैं। अब वो हमारी मेजर द फाइनेंशियल पोजीशन का हम पता करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा पास्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड या डिसीजन मेकिंग को ज्यादा यूज नहीं करते हैं। पहले तो हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। फिर होता है कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट
जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मेजर जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा सीए इंस्टीट्यूशन है, ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्या होता है, हम कॉस्ट ऑफ एनालाइज करते हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज की, कि उसके अंदर कितनी कॉस्ट लगने वाली है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है। वैसे काम तो सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले भी कर लेते हैं, सीए भी कर लेते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की एक्सपर्ट माना जाता है। उसका इंस्टीट्यूशन कौन है, सीएमए, उसको भी आईसीआई का नाम दिया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसमें हम लोग सीएमए की डिग्री बोलते हैं उसको। वो कंट्रोलिंग कॉस्ट डिसीजन मेकिंग होती है हमारे रिगार्डिंग इट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ऐसे ही मैनेजमेंट अकाउंट होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग होती है, उनको हम सीएमए बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, सीएमए की डिग्री होती है, एक सीएफई की भी डिग्री होती है, ठीक है। कई सारे एमबीए भी करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेजर पार्ट एमबीए में भी होता है, तो वो भी हम लोग उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही पढ़ते हैं। ये डिसीजन हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पर किया जाता है, और हम उससे आगे के फ्यूचर की बजटिंग, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल्स, परफॉर्मेंस एनालिसिस, कॉज एंड इफेक्ट हम पता करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। लेकिन हम लोग ये किस बेसिस पर करते हैं, ओनली द फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिस पर करते हैं, जिससे हम आगे के डिसीजन हम ले सकें कि हमें करना क्या है। हमने पीछे जो भी हमारे ड्रॉबैक्स रहे हैं, हमारी जो प्रोकॉन्स रहे हैं, हम उनको बेसिस पर रख के हम आगे के डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थोड़ा सा हमें जो बेसिक फाउंडेशन हमें जो पढ़ना है, अब उसके लिए पहले हमें हमारे ऑब्जेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव हम क्या है, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ क्यों रहे हैं, अकाउंटिंग करने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमें हमारे सारे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है हम उनको सही सलामत रखेंगे, हम फाइल बनाकर रखेंगे उनके, और जहां भी बिल है, इनवॉइसेस हैं, हमने किसी को रसीद काटी है, रिसिप्ट काटा है, हमने बैंक की ट्रांजैक्शन है, बैंक की स्लिप्स हैं, वो हम सब लोग रिकॉर्ड रखेंगे, तभी हमारे बिजनेस में काम आएगा। अब ये हमें रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है हमें कि ये रखना है। गवर्नमेंट जैसे हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट में 8 साल तक हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जीएसटी में भी हमें 72 मंथ्स रिकॉर्ड रखना पड़ता है। गवर्नमेंट जो एंटिटीज है, उनको लाइफ टाइम रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी है, तो वो अपने रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे अभी सपोज आपके मार्कशीट लॉस हो जाए, खो जाए मार्केट में, या कहीं भी खो गई आपकी मार्कशीट, तो अगर 8 साल का रिकॉर्ड है तो आपके तो कभी 8 साल बाद की मार्कशीट मिलेगी नहीं। जैसे आपकी मान लो आप ग्रेजुएशन हो गया, आपका एमबीए हो गया, आपने 10 साल हो गए आपको 12th करे हुए, तो क्या आपके 12th की मार्कशीट खो जाए तो क्या आपको सीबीएसई बोर्ड या आप जो भी स्टेट बोर्ड में, क्या वो आपको मार्कशीट दोबारा से निकाल के नहीं देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये मेंटेन ऑफ द रिकॉर्ड है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एंटिटीज है। तो कई सारी एंटिटीज हैं, उनको हमेशा 100% लाइफ टाइम रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। ऐसे ही कई सारे एक्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग प्राइवेट एंटिटीज को 8 साल तक रिकॉर्ड, कई सारी एंटिटीज उनको 6 महीने का रिकॉर्ड, तो हमें ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। इसलिए तो हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। दूसरा होता है कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस कंडीशन। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, आप ही बताएं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए हमें पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द मोर प्रॉफिट्स। जब तक हम प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेंगे तो हम बिजनेस को कैसे रन करेंगे। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन हमें मालूम पड़े, हम सस्टेनेबिलिटी मालूम पड़े कि हम कितने समय तक हम अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे, और हम प्रॉफिट अर्न कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम अब जबरदस्ती हम बिजनेस को हम चलाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम बिजनेस को इसीलिए चलाते हैं जिससे हमारे बिजनेस को आगे ग्रोथ मिले और हम आगे कुछ कमा सकें, है ना। चलो, नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या, हम जितना भी हमने जो कमाया है उसमें से हमने कितना आज सेव करके रखा है, हमने कितना पैसा इनमें इन्वेस्ट कर रखा है, वो आज हमें मालूम पड़ सके। हमने कितना पैसा हमें रिटर्न करना है, कितने लोगों से हमने पैसा लिया हुआ है, कितना लोन हमने लिया हुआ है, तो ये हम सारी चीजें को हम फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस में पता करते हैं। अगर हमें ये सारे रिकॉर्ड नहीं होंगे तो हमें हमारी फाइनेंशियल वाइबल कंडीशन नहीं मालूम होगी कि हम आगे रन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप पैसा तो बहुत कमा रहे हो लेकिन आपका लायबिलिटी ज्यादा है, लायबिलिटी इन द सेंस आपका लोन ज्यादा है, तो ऐसा बिजनेस तो कोई मतलब का नहीं है। आपने 1000 रुपए कमा रहे हो और 2000 रुपए आप इंटरेस्ट का पे कर रहे हो, तो ये कोई मतलब नहीं है। तो हम फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें कैसे मालूम पड़ेगी, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करके, इसलिए हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर होता है प्रोवाइडिंग टू इंफॉर्मेशन यूज। देखिए, जितने भी हमारे यूजर्स हैं जो हमने पहले पढ़ रखा है, उनके लिए भी हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम उनको अपनी इंफॉर्मेशन दें। अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन उनको टाइम पर नहीं देंगे तो हम कैसे उनको बता पाएंगे कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप हर साल या हर
हर साल कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं, हर 6-6 महीने हर क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। अब आप ये देख रहे हो, आप देखोगे जैसे अभी तो न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखें कई कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं। कल ही अंबुजा सीमेंट के रिजल्ट आए, तो वो इन्फॉर्मेशन किसको दे रहे हैं? वो अपने इन्वेस्टर को दे रहे हैं, अपने मैनेजमेंट्स को दे रहे हैं कि हमारी प्रॉफिट कंडीशन क्या है, हम लोग कितना परसेंटेज ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? अकाउंटिंग के बेसिस पर ही तो दे रहे हैं। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। तो ये हम लोग वैसे भी यूजर्स कई सारे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब जो हमारा मेन चालू होने वाला है आज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पिलर ऑफ द सब्जेक्ट। विदाउट पिलर ये अकाउंट हम कभी नहीं बढ़ सकते हैं। अकाउंट्स के पिलर ही यही है, अकाउंट स्टार्टिंग भी यहीं से होता है, अकाउंट एंड भी यही होता है। अगर अकाउंट जिस पर्सन को भी सीखना है तो वो ये कंसेप्ट हैं उनको पहले क्लियर करने पड़ेंगे। अगर ये कंसेप्ट जिसको भी आ जाते हैं उसको अकाउंट्स पूरी कवर हो जाती है। इनके बेसिस पर जो हम पिलर पढ़ने जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिलर हमारे लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। अगर इनको हम समझ जाते हैं तो हमारे ये फ्यूचर में बहुत यूज होने वाले हैं। अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो हम आगे अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अभी भी कई सारे अकाउंटेंट हैं, कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, उन्हें पता है सब कुछ लेकिन उनको यूज नहीं कर पाते। क्यों यूज नहीं कर पाते हैं? थोड़ी सी उनको फ्लॉज में प्रॉब्लम आती है, यानी कि इनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अभी बताता हूँ। जैसे अभी आप इसको मत समझना ये क्या है, अभी थोड़ा सा एग्जांपल से। आपके पास एक आईफोन है। आईफोन आपके लिए क्या है? आपको भी सर मोबाइल है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड होता है एंटिटी पर। हमने अभी एंटिटी पीछे पढ़े हुए थे, एंटिटी में हमने पढ़े थे, तो एंटिटी के डिपेंड करता है कि वो एंटिटी कौन है, क्या है एंटिटी, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। उसके बेसिस पर ही हम मोबाइल फोन को एक क्लासिफाई करेंगे कि वो क्लासिफाई कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा। चलो, फाउंडेशन पढ़ने से पहले मैं 2-3 टर्मिनोलॉजी में आपको थोड़ी सी बता दूं कि वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार बार आने वाली है, तो मैं थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। तो हम थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लें, 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। सबसे पहला है फाइनेंशियल ईयर। बट सबके लिए ईयर वैसे नई साल कब आती है? 1 जनवरी। लेकिन एक बिजनेसमैन होता है, उसके लिए ईयर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, ठीक है ना। यानी कि हमारा ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि 12 मंथ। ये इट मे बी एक्सटेंडेड बाय द आरबीआई। ये कभी भी आरबीआई 12 महीने से 15 मंथ भी कर सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे अभी एक डिसीजन आने वाला था लेकिन वो थोड़ा नहीं आ पाया। आरबीआई डिसाइड कर रही थी कि इस साल जो मार्च 20 जो खत्म होने वाला था उसको हम लोग एक्सटेंड करके 30 जून कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया डिसीजन। कोई बात नहीं है, लेकिन ये इट मे बी द एक्सटेंड टू द अप टू द 15 मार्च, ठीक है। अब सेकंड है अकाउंटिंग ईयर। बेटा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग ईयर हमेशा याद रखना, फर्स्ट ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर तभी से स्टार्ट होगा जब से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। अगर हमने बिजनेस स्टार्ट 1 जून से किया है तो इट विल एंड टू 31 मार्च, यानी कि 9 मंथ का हमारा अकाउंटिंग हुआ। अगर हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट कर लिया तो 1 अप्रैल टू 31 तो 12 मंथ का हो गया। अगर हमने मान लो 1 मार्च को किया तो 1 मंथ ही हमारा अकाउंटिंग ईयर हुआ। तो कहने का मतलब क्या है? अकाउंटिंग ईयर हमेशा कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस से स्टार्ट हो सकता है। ये बिजनेस में अकाउंटिंग ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है, 12 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब 12 महीने से ज्यादा कैसे होगा? अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल होगा? देखो कैसे पॉसिबल है। अगर हमने स्टार्ट ही मान लो 1 मार्च को किया लेकिन हमने 1 महीने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, सिर्फ हमने बिजनेस को कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, अभी आप ये मान के चलो अभी हमने कुछ पैसा लगा दिया बस, लेकिन हमने कोई भी ना सेल परचेज नहीं किया, तो हम 1 महीने के अकाउंट्स नहीं बनाना चाहते हैं। तो हम अगले साल यानी अभी जो 1 मार्च 31 मार्च एंड होगा तब नहीं, हम अगली 31 मार्च को हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे तो 30 मंथ का होगा। लेकिन ये सिर्फ रिलैक्सेशन फर्स्ट ईयर की ही कमिटमेंट ऑफ बिजनेस में होता है, हमेशा नहीं होता है। फर्स्ट ईयर ही सिर्फ अकाउंटिंग ईयर मे बी मोर देन 12 मंथ हो सकता है, उसके बाद कभी नहीं होगा, हमेशा फिर आगे 12 मंथ का ही होगा, भले ही आपने कोई ट्रांजेक्शन ना किया हो, ठीक है। अब आता है ट्रांजेक्शन। बेटा ट्रांजेक्शन इज वेरी मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ बिजनेस एंटिटी का ट्रांजेक्शन और किसी का नहीं। हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो लिंक विद द बिजनेस होना चाहिए, इसके अलावा किसी से नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने सिंपल सा बोलता हूँ कि मैं घर के लिए सब्जी लेकर आया, क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए मैंने थोड़ी सी टी स्नैक्स वगैरह मंगा ली,
तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कोई भी ट्रांजेक्शन है रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने मान चला मैंने कुछ पैसा अपने घर से निकाल के बिजनेस में लगा दिए, तो दैट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। या मैंने बिजनेस से पैसा निकाल के घर में दे दिए, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये टच विद द बिजनेस हो रहा है। अगर वो बिजनेस से टच नहीं हो रहा है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने अपनी मदर से पैसे लिए और मैंने पेट्रोल डला दिया अपने घर के जाने के काम के लिए, तो ये क्या ट्रांजेक्शन है, मनी भी है और मेजरेबल है, बट इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर सिंपल सा फंडा यही है कि पर्सनल नेचर के बिजनेस हमें यहाँ पर ट्रीट नहीं करना होता, वो हमारे ट्रांजेक्शन नहीं होते। यानी सिर्फ ट्रांजेक्शन ओनली रिलेटेड टू द बिजनेस एंटिटी होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारी 3 चीजें हैं, हमें बार बार आने वाली हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा हम समझने वाले हैं कि हमें क्या है। ठीक है, अब जैसे हमने अभी ट्रांजेक्शन देखा, बेटा ट्रांजेक्शन का नेचर हमें यहां समझना। पूरी अकाउंट्स है ना, फुल अकाउंट, पहले तो ये 2 पिलर हैं, इन 2 पिलर पर हमारे अकाउंट्स स्टैंड करता है। अगर हमने कभी भी अकाउंट्स पढ़नी है तो ये 2 पिलर हमें पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम ये 2 पिलर नहीं पढ़े तो हमारी अकाउंट्स स्टार्ट नहीं होगी। ये दोनों चीजों को हमें बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में समझना पड़ेगा। इसको हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके चलेंगे। अगर हमें अकाउंट्स पढ़ना है तो इनके अलावा हमारी अकाउंट्स कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए मैंने पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझाया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन में मैंने पहले बताया कि जो ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू द बिजनेस कंसर्न। तो सबसे पहले हमें यही पढ़ना है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द नेचर। ठीक है, नेचर है हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन की सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनको हमें पहले तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा कि वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। ठीक है, रेवेन्यू नेचर में देखो पैसा आना और जाने की बात होगी, ऐसे ही कैपिटल नेचर में पैसा आने और जाने की बात होगी। तो हम एक एक से पढ़ेंगे कि आने की बात को हम लोग रेवेन्यू कब बोलेंगे और आने की वाली बात को हम लोग कैपिटल नेचर कब बोलेंगे। जैसे सिंपल सी बात है, मैंने मम्मी से पैसे लिए तब क्या बोलना है और पापा से पैसे लिए तब क्या बोलना है। पैसा तो आ ही रहा है, ठीक है, पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन हम उसको रेवेन्यू नेचर में लेके जाए या कैपिटल नेचर में लेके जाए, बस हमें ये समझना है। अभी कोई भी ट्रांजेक्शन हमें ये नहीं समझना है कि वो ट्रांजेक्शन क्या है, हमें सिर्फ यही समझना है कि वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन है या कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अगर पैसा आने की बात आ रही है तो वो रिसिप्ट हो जाएगा, जा रहा है तो वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आने की बात करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि वो रेवेन्यू नेचर का पैसा आ रहा है या कैपिटल नेचर का पैसा आ रहा है। समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग आगे एक एक से हम लोग पढ़ेंगे कि पहले हम लोग रिसिप्ट देखते हैं या कैपिटल नेचर का देखते हैं। ठीक है, अब देखो जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहले मैं रिसिप्ट ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, यानी कि ये समझो आपके पास पैसा आ रहा है, बस अब वो पैसा आने वाला है तो वो किस फॉर्म में आने वाला है, बस ये देखना है। अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो वो रेवेन्यू नेचर का या कैपिटल नेचर का। मैं भी 2-3 एग्जांपल लेके देखेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। पहले तो हमें ये समझना है कि पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, पहली बात तो ठीक है, तो वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, बस हमें ये समझना है। तो सबसे पहले तो देखो क्या है, पहले हम लोग रेवेन्यू नेचर को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो क्या वो हमारा बिजनेस का है ट्रांजेक्शन है और वो हमें पैसा आ रहा है बिजनेस के ट्रांजेक्शन से आ रहा है, तो वो नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस का मतलब जो हमारी डेली एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी मतलब रिपीटेड नेचर। जैसे हमारा दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, रिपीटेड नेचर। रिपीटेड नेचर मतलब वो बार बार आता है। जैसे कि सपोज मेरे समोसे की दुकान है, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, समोसा मैं बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या वो नॉर्मल बिजनेस है मेरा, बिल्कुल है। क्या बार बार पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का पैसा आना। समझ में आया? तो रेवेन्यू नेचर का पैसा क्या हुआ, पहला तो नॉर्मल बिजनेस होना चाहिए, नॉर्मल नेचर है वो सब मैं करते ही करता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं आज करूंगा फिर आगे 2 साल नहीं करने वाला, नहीं, मैं डेली करता हूँ। दूसरा बार बार पैसा आना होता है। थर्ड होता है ऑब्जेक्टिविटी, ये मेरा ऑब्जेक्टिव ही है कि मैं इसको नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस नहीं चलने वाला। ठीक है, समझ में? थर्ड क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ही है, ये मेरे इसके बगैर मेरा काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जब तक सेल नहीं करूंगा कोई भी चीज, मैं किसी को समोसे नहीं बेचूंगा तब तक मेरे पास पैसा नहीं आने वाला। तो वो मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। थर्ड होता है उससे मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन मालूम पड़ेगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, मैं अगर समोसे नहीं बेचूं तो मैं लॉस में चला जाऊंगा डेली, सिंपल सी बात है नहीं? तो ये मेरा ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को नोमिनेट करता है। अगर मैं मान लो मैंने समोसे बेचता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, समोसे बेचता हूँ मैं, बहुत सारे मैंने आलू खरीद लिए, बहुत सारे मैंने पटेटो खरीद लिए, लेकिन एक भी नहीं बिकता और बार बार खरीदने पड़ते हैं मुझे।
क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब समोसे बेचूंगा तो मुझे आलू बार बार खरीदने पड़ेंगे, सिंपल सा है। तो मुझे बार बार जब मैं उस चीज को परचेज करूंगा, दैट इज द रेवेन्यू नेचर, है नहीं? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये रेवेन्यू नेचर को मैं जितनी बार बेचूंगा उसको तो मेरे पास पैसा आएगा। अगर मैंने बार बार मुझे कहीं से पैसा आता है, रिपीटेड नेचर का पैसा आता है, तो वो हमेशा रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट कहलाई जाएगी। जैसे सेल ऑफ आइटम, इंटरेस्ट रिसीव, मैंने किसी को पैसा दे रखा है, वो मुझे हर महीने पैसा देके जाता है। स्कूल की फीस मुझे, जैसे मेरी कोचिंग की फीस है, मुझे हर महीने कोचिंग की फीस आ रही है, तो वो मेरे क्या हुई, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। ठीक है, समझ में आया? चलो इसके बाद रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट समझ में आ गई। अब कैपिटल नेचर की रिसिप्ट समझते हैं। सिंपल सा फंडा समझते हैं। ये हमारे नॉर्मल बिजनेस का नेचर नहीं होता। ठीक है, जैसे सपोज मेरा बिग बाजार है या मेरी टाटा मोटर्स है। ठीक है, बिग बाजार का एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा। बिग बाजार में क्या बिकता है, आप बताओ? यही सामान, नॉर्मल ग्रोसरी आइटम बिकते हैं। तो ग्रोसरी से जो आइटम से पैसा आता है, दैट इज द रेवेन्यू नेचर। क्यों है? क्योंकि वो बार बार बेचते हैं हम लोग। हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि हमारा डेली नेचर का बिजनेस है, उससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे नॉर्मल बिजनेस नेचर क्या नहीं है। जैसे कि उन्होंने अपनी फर्नीचर बेच दिया पूरा, तो क्या वो बार बार बेचते हैं? नहीं, उनका मेन काम भी नहीं, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है उनका बार बार अपना फर्नीचर बेचना। जैसे उन्होंने अपनी ब्रांच शिफ्ट की नई जगह, लेकिन कुछ पुराना मटेरियल निकला, तो क्या वो बार बार बेचते हैं? नो। तो दैट इज नॉट ए रिपीटेड नेचर। तो दैट इज द कैपिटल नेचर। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी सारी, टाटा ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। जैसे डोनेशन दिया, सिंपल, अभी किसी बंदे से डोनेशन मिल गया, बार बार कोई डोनेशन नहीं देने आता, तो दैट इज द कैपिटल नेचर। समझ आ रहा है? जैसे गाड़ी के लिए मैंने लोन लिया, दैट इज द कैपिटल नेचर। मैं बार बार लोन तो लूंगा नहीं, एक बार लोन लूंगा। तो लोन लेने के लिए भी तो मुझे सामने वाला यही तो चेक करेगा कि आप बार बार कहीं और से लोन तो नहीं ले रखा, तो मैं बार बार क्यों दूं आपको? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि आपके पास कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है। आपके अगर ज्यादा लोन है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, क्योंकि आप बार बार लोन ले तो नहीं ले रहे हो, तो ये गलत कंडीशन, बेकार कंडीशन। तो हमें पहले कैपिटल नेचर में यही समझना पड़ेगा। तो हमेशा रेसिप्ट में ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, एक तो रेवेन्यू नेचर होता है, एक कैपिटल नेचर होता है। रेवेन्यू नेचर में सिंपल से समझ लो, जो बार बार होता है हमारे नॉर्मल बिजनेस नेचर का होता है, और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। और जिससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन में मालूम पड़ती है, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस समझ में आता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग लॉस में तो नहीं चले जाएंगे, बार बार ऐसी चीज नहीं होगी, तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे? ठीक है, कैपिटल नेचर का मतलब क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल बिजनेस नहीं होता है, वो नॉन रिपीटेड नेचर होता है। हम साल में एक हाथ बारी करते हैं, बार बार नहीं करते हैं उस चीज को। हमारे ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ी है सेल करना, क्या हमारी प्रॉपर्टी को सेल करना। अगर हमने वो प्रॉपर्टी के सेल करने का ऑब्जेक्टिव हो गया तो रेवेन्यू नेचर हो गया। जैसे सिंपल सी बात, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने वो सेल कर दी और पैसा आ गया, तो वो क्या हुआ? कैपिटल नेचर हुआ। ठीक है, लेकिन मैं बिल्डर हूं और मेरा नेचर ही क्या है? बिल्डिंग बनाना और बेचना उनको, और मैं हर बिल्डिंग बना के ही बेचूंगा, तो मेरा कौन सा हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर हो जाएगा। सिंपल एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक पुरानी कार है, वो मैंने बेच दी, सेल आउट कर। वो कौन सा नेचर है पता है? कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर? कैपिटल नेचर। लेकिन मेरी एजेंसी है, मेरे पास 4 व्हीलर की एजेंसी है, मैं ऑडी कार बेचता हूं, तो वो मेरा ऑडी कार बेचने का मेरा बिजनेस क्या हुआ? रेवेन्यू नेचर का हुआ। तो उससे जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। समझ में आ रहा? यानी कि जो पैसा बार बार आता है, रिपीटेशन आती है उस चीज में, उसको हम रेवेन्यू नेचर बोलते हैं। हम रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, मनी रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ आने की बात कर रहे हैं, जाने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम आने की बात कर रहे हैं। फिर होता है कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर में मैंने क्या बताया? जो बार बार नहीं आता है, सिर्फ एक ही बार आता है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। कौन लोन लेना चाहेगा? आप बताओ। कोई भी बंदा लोन लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहता। अगर उसके पास पहले से ही पैसा है तो वो क्यों लेगा? अगर लोन ले भी लेता है तो उसके ऑब्जेक्टिव में नहीं है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव में नहीं है। कार बेचना उसके ऑब्जेक्टिव में नहीं है, वो अपनी एसेट प्रॉपर्टी क्यों बेचेगा? कोई भी मजबूरी में ही तो बेचता है, तो उसको हम कैपिटल नेचर बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? तो ये रिसिप्ट ट्रांजैक्शन हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन, यानी मनी पेमेंट पर। देखो, पेमेंट वाली बात आएगी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो हमारे 4 पिलर आने वाले हैं वो इन्हीं बेसिस पर। जब तक हमें वो 4 पिलर नहीं आएंगे, ये 2 और उनके 4 पैर, यानी हमारे ये समझो 2 बेड है और हर बेड में 4 चीजें, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है।